समय रैना को मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हा हा हा। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था, लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए हैं। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दे। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत। उसके अलावा क्या हमने देश का ठेका उठा रखा है? फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो है। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के द्वारा पूछा गया एक ऑब्सीन और भद्दा सवाल देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। क्या हो गया रणवीर भाई को? और would you join in once and stop it forever? इस एक सवाल पर महाराष्ट्र से लेकर असम तक अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल FIR दर्ज कराई गई। चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। मीडिया में जो हंगामा मचाया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इस शो के एडिटर को देखिए किस तरीके से ट्रीट किया गया। एक खतरनाक स्तर की मॉब मेंटालिटी देखने को मिल रही है। खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रणवीर और समय को। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। 14 फरवरी को पुलिस रणवीर के घर तक पहुंच जाती है। घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। रणवीर का फोन स्विच्ड ऑफ था। रणवीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके कहा कि मेरी टीम और मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो करूंगा। माँ बाप को लेकर मेरा कमेंट इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल था। मैं जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा हूँ। इससे पहले भी रणवीर एक वीडियो के जरिए अपनी अपॉलॉजी दे चुके हैं। अपनी पोस्ट में आगे बताते हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लोग इनकी फैमिली को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पेशेंट बनकर इनकी मां के क्लिनिक में घुस गए। इन्होंने लिखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं और नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन कहीं भाग नहीं रहा। समय रैना ने भी ट्वीट करके बताया कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड्स हटा दिए हैं। लेकिन बात सिर्फ इन दोनों की नहीं है। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने बताया कि उन्होंने 30 से 40 लोगों पर केस फाइल किया है। वो लोग जो इस शो के गेस्ट रहे थे फर्स्ट एपिसोड से लेकर। जाहिर सी बात है, ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस तरीके का रिएक्शन ऐसी चीज के लिए जायज है? इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जो गाली गलोच वाली कॉमेडी दिखाई जा रही थी, उसका क्या असर पड़ता है समाज? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। जो लोग इस तरह की गाली गलोच वाली कॉमेडी, इंडियाज गॉट लेटेंट शो में दिखाई जाने वाली वल्गर कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि ये जोक्स ही तो हैं। मजाक को मजाक की तरह लो। अगर कोई इन्हें कॉल आउट करता है, कहता है कि इस तरीके के जोक्स नहीं करने चाहिए, तो ये जवाब देते हैं कि इतना वो क्यों बन रहे हो। इनफैक्ट जब अनुराग ठाकुर ने गोली मारो वाला स्लोगन दिया था, उस हेट स्पीच केस में जज ने भी यही कहा था कि इन्होंने तो स्माइल करते हुए बोला था, इसलिए चलता है। चलता है मजाक है, चलता है मजाक है, मजाक है मजाक। यही चीज लोग फिल्मों के लिए भी कहते हैं। जब मैं इस टाइप की फिल्मों को क्रिटिसाइज करता हूं, अरे फिल्म ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। गाने वाले कहते हैं कि गाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। कॉमेडियंस कहते हैं कि जोक्स ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फर्क पड़ता है। कोई भी इंसान अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। इस चीज की बात मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में भी करी है। ज्यादातर लोग, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के हों या ज्यादा के हों, उनका माइंड बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर फिल्म्स, गाने, वेब सीरीज, जोक्स, यूट्यूब वीडियोस, इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कोई बच्चा पैदा होते ही अपने जीन्स में सब कुछ लेकर आता है क्या? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रेट्स जेनेटिक होते हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन में भी एनवायरनमेंट का रोल होता है। इसके पीछे की साइंस किसी और वीडियो में समझ सकते हैं। अभी मैं आपको सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पिछले साल मैंने एल्विश यादव को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कॉल आउट किया कि कैसे एल्विश और उसके दोस्त किस तरीके से कुछ रशियन सेल्स गर्ल को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता है कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कपिल शर्मा ने भी अपने फैमिली कॉमेडी शो पर रशियन लड़की का रेट पूछा था। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yep. रशियन? Yep. 15,000।
ऐसी ही छिछोरापंती का एक और सैंपल देखिए। हम इंडिया से है पर संस्कार हमें रसिया के पसंद है। एक तीसरा वीडियो जिसका टाइटल लिखा है कपिल के लिए अक्षय कुमार ने लेकर आए एक पर एक खूबसूरत रशियन लड़कियां। अच्छा, ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय बाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सच में। मुझे पता नहीं था कि अक्षय कुमार लड़कियों का ये काम भी करते हैं। हर्ष गुजराल ने तो सारी हदें पार कर दी, इस चीज को अपना सिग्नेचर डायलॉग ही बना दिया। 6000 में रशियन मिल जाती है। 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। 6000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम ले रखा तुमने, सब कितनी रशियन आ जाती है उसमें। इन सब लोगों के चलते देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतने सारे कॉमेडी वीडियोस हो गए जिसमें 6000 रुपए में रशियन की बात कही गई, और इसकी वजह से रियल लाइफ इंपैक्ट क्या पड़ा ये देखिए। पुलिस को बुलाना जरा, ना नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6000 INR। इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गए थे। उनकी पत्नी लीजा रशिया से है, साथ में उनका बच्चा भी था। कुछ आदमी उन्हें फॉलो कर रहे थे और फिर पास आकर यही चीज कहते हैं, 6000 रुपए। 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास रशियन है। 6000 INR। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं था। जरा ये देखिए, जहाँ कोई रशियन ब्लॉगर इंडियन लोगों के साथ बात करती है। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपए। एक और रशियन कंटेंट क्रिएटर पोलिना, जिनकी इंडिया में शादी हुई है, उन्होंने भी लल्लन टॉप से बात करते हुए बताया कि उन्हें ऐसे 6000 रुपए वाले मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स अच्छा नहीं, 6000 4000 बहुत ज्यादा कमेंट्स, बट आई डोंट केयर। आई मीन ये लोग बोला 6000, लेकिन ये लोग के साथ 6000 नहीं। अब समझ में आया इस सो कॉल्ड डैंग कॉमेडी का क्या असर होता है। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट शो भी ऐसी ही गाली गलोच, अश्लीलता और बकवास से भरा हुआ था। रोस्ट के नाम पर एक दूसरे शो में औरत को कुतिया कहा जाता है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। अब इस शो के डैंग फैंस कहेंगे कि उसने तो कुशा कपिला को ही कहा ना, तो किसी और को दिक्कत क्यों है? पहली बात ही कुशा ने खुद इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा था कि जोक्स रोस्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। शॉकिंगली अनकाइंड जोक्स थे। बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। वहां लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के आगे तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन लाखों लोगों के आगे यूट्यूब पर उन्हें प्ले करना, ये उनको डीह्यूमनाइज करने जैसा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि समय रैना के फैंस बहुत टाइम तक उन्हें ट्रोल करते रहे थे। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया था तो बहुत फर्क पड़ता था। दूसरी बात, भले ही रोस्ट किसी एक स्पेसिफिक लड़की का हो रहा हो, लेकिन किसी औरत को बिच या गोल्ड डिगर कहना, ये सीधे सीधे एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बनाए गए स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है। औरतों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उस चीज को नॉर्मलाइज करता है। जो लोग इस कॉमेडी को देखते हैं वो बाहर असल जिंदगी में जाकर यही शब्दों का प्रयोग करते हैं औरतों के खिलाफ। यही बात गुरलीन पन्नू के केस में भी है। कोई लड़की जिसकी रोबस्ट फिजिक है, उसे मर्द कहकर चिढ़ाना, ये भी एक रिग्रेसिव सोच का सिम्टम है। शो को देखने वाली ऐसी और लड़कियां, उनकी सेल्फ इमेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? यही बात फिल्मों पर भी एप्लीकेबल है। किसी के मोटापे का, किसी की कम हाइट का, किसी के काले रंग का, किसी की गरीबी का, डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है, और ऐसा करने से करोड़ों लोगों की सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ जाती हैं। जो लोग एक्चुअली में छोटी हाइट के हैं, मोटे हैं, काले रंग के हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको बुली किया जाता है असल जिंदगी में, क्योंकि ऐसे जोक्स ने इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। एक बार समय रैना ने ऐसा ही जोक किया एक गरीब बच्चे पर। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया, मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैं 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहाँ लड़ाई हो गई। वहाँ पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। जस्ट जोक है ये, ठीक है। मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। इस जोक से क्या हो रहा है? गरीबों को डीह्यूमनाइज किया जा रहा है। बच्चों की मौत पर जोक मारना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। कुछ लोग इसे डैंक ह्यूमर कहेंगे, लेकिन असलियत में ऐसे सो कॉल्ड जोक्स का सिर्फ मकसद होता है ऑडियंस को शॉक करना।
ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर कोई भी इंसान शॉक्ड हो जाए कि ऐसी भी चीज कोई कह सकता है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो अपना सवाल पूछा था जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसका मकसद भी सिर्फ लोगों को शॉक करना था। ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर लोग शॉक हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्यूज बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। इसी से ही मिलती जुलती चीज है रेज बेटिंग। इसका मतलब है कि ऐसे ही मजे के लिए जानबूझकर कुछ ऐसा करो या कहो जिसे सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाए। समय ने समय समय पर रेज बेटिंग का भी बहुत प्रयोग किया है, जैसे कि ये वाला उदाहरण। लोग पटाखों के खिलाफ बोल रहे थे तो समय खूब सारे पटाखे जलाने की बात करेगा, दूसरों को चिढ़ाने की कोशिश करेगा, चैलेंज करेगा कि रोक सको तो रोक लो। इसी सेम टैक्टिक का इस्तेमाल सभी घटिया से घटिया रियलिटी टीवी शोज भी कर रहे हैं, बिग बॉस जैसे। ऐसे लोगों को इनवाइट करो शो पर जिन्हें देखकर लोगों को गुस्सा है, लोग शॉक हो जाए जिन्हें देख। राखी सावंत, एल्विश यादव, महीप सिंह, पूनम पांडे, रजत दलाल, उर्फी जावेद, जो काम ये घटिया टीवी शोज कर रहे थे वही काम इंडियाज गॉट लेटेंट ने भी किया। ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि आज के दिन सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोग ऐसे ही चीप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, फेम पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। गाली गलौज से भरे हुए वीडियोस बनाओ, गुंडागर्दी करो, लोगों के खराब माइंडसेट को अपीस करो या अपनी इज्जत का मजाक बना दो। लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों, इस तरीके का फेम किसी काम का नहीं है। ये लोग जितनी तेजी से वायरल होते हैं उतनी ही तेजी से इनका डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। सच बात यह है कि सोशल मीडिया पर लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सही नॉलेज, स्किल्स और हार्डवर्क के साथ, बिना गाली गलौज करे, बिना खराब माइंडसेट को अपीस किए, बिना अपनी इज्जत का मजाक बनाए सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। इसी चीज को सिखाया है मैंने अपने YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स में। 7.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड कोर्स जो ना सिर्फ आपको सारी स्किल्स सिखाता है जिनकी जरूरत होगी आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, जैसे कि फिल्म मेकिंग, रिसर्च, वीडियो एडिटिंग, YouTube एनालिटिक्स को समझना, अपनी नीश चुनना, बल्कि इसमें मैं सारे अपने सीक्रेट्स भी समझाता हूं जो मैं अपने 10 साल के करियर में सीखा हूं, जिनके जरिए ये चैनल 0 से 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल चैनल्स। लेकिन इस कोर्स में मैं सिर्फ अपनी नीश की बात नहीं करूंगा, आपको ढेर सारी अलग अलग नीशेस बताऊंगा जहां पर इस तरीके का सक्सेस आप पा सकते हैं। मैंने खुद व्लॉगिंग की नीश में भी एक सक्सेसफुल चैनल बनाया है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज DW ट्रैवल के लिए भी की है और नेटफ्लिक्स के लिए भी शोज बनाए हैं। और मेरे अंदर कोई स्पेशल बाय बर्थ टैलेंट नहीं था ये सब करने के लिए, सब कुछ ऐसा है जो सीखा जा सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंटेंट क्रिएशन को एक पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर बनाने में, इस कोर्स को जरूर चेकआउट करिए। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए CREATE44, इस पर 44% ऑफ पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं, ये आप कुछ लोगों के रिव्यूज सुन सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स को लिया है और उनका क्या फीडबैक रहा है। मैंने आज ही अपना आपका ये कोर्स फिनिश किया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने काफी चीजें सीखी है, जैसे आइडियाज फॉर नीश टॉपिक। All the aspects which can be there for a YouTuber are there in terms of how to grow, how to earn, what are the stresses, what are the challenges. And the best part was कि इस कोर्स में पूरी तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी को कनेक्ट किया है, मतलब जितने भी एग्जांपल्स आपने दिए हैं वो आपके खुद के एग्जांपल्स थे। You are among the best in the business, which is why I decided to learn from a young teacher like you. मुझे नहीं लगता इस कोर्स को खरीदने के बाद मुझे कोई और कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इस कोर्स से एक चीज मेरे को सीखने को मिला जो मैं काफी सालों से कंफ्यूज था ये सब चीज लेके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा नीश, सेकंड कैसे क्या करना, कैसा टाइमिंग, स्पेशली आपका काइंड मास्टर हैक जो उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कूपन कोड है CREATE44, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे चीप कंटेंट की। पूनम पांडे को तो आप जानते ही होंगे, देश के राष्ट्रपति का नाम जेनजी को भले ही ना पता हो लेकिन पूनम पांडे को सब जानते हैं। वही महान भारतीय नारी जिन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया मैच जीत गई तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। सिर्फ इसी के आधार पर ये बन गई इंटरनेट पर्सनैलिटी। क्या कारण है? शॉक वैल्यू। राखी सावंत तो इस सब मामले में सबसे सीजन्ड खिलाड़ी है। शो पर आते ही इन्होंने अपना डैंक ह्यूमर दिखाया। जब ये इंडियाज गॉट लेटेंट में बैठी थी तो मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं वाले घटिया जोक्स पर तालियां बजाई जा रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि शॉक वैल्यू वाले जोक्स तो समझ में आ गए, लेकिन ऐसे वल्गर जोक्स क्यों लोगों को इतने पसंद आते हैं? 2-3 हफ्ते पहले ये राखी सावंत वाला एपिसोड मैंने अपने रिसर्चर विजेता दहिया को भेजा था। मैंने उससे पूछा कितना फनी लगा उसे। उसने कहा बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा टॉलरेट नहीं किया गया। मैंने भी कहा मुझे कोई हंसी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे 2-3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं इस पर, इतने सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है
क्या कारण हो सकता है उसके पीछे। असल में हमारे बीच में कॉमन बात यह है कि हम माँ बहन की गालियां नहीं देते। ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं हो रही, इवन ऑफलाइन भी नहीं देते। मैं ना गुस्सा आने पर ना दोस्तों के साथ मजाक करते वक्त माँ बहन की गालियां देता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आती है कि इन गालियों का क्या मतलब है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये गालियां समाज में रेप कल्चर को नॉर्मलाइज करने का काम करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे वल्गर फिल्में, वल्गर गाने यही काम करते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं उनका ये गालियां सुनकर ही ऑटोमेटिकली मूड ऑफ हो जाता है। और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी इसने। आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक, अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि समाज में ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। बाप बेटे को कहता है कि गाली मत देना और खुद गाली देता है। बेटे को लगता है कि माँ बाप के आगे गाली नहीं देनी, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, लेकिन वैसे गाली देना गलत नहीं, क्योंकि वो यही गालियां अपने आसपास अपने माँ बाप को देते हुए सुन रहा है। सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज, कॉमेडी, मीम्स, इन सब के द्वारा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि अगर दोस्तों के आगे गाली नहीं दी तो फिर वो दोस्त ही क्या हुआ। गाली देना मर्दानगी वाली बात है, गाली देना कूल है। इसलिए लोग बड़े होकर यही सीखते हैं कि गुस्से में गाली देना तो जायज ही है। इस चीज का सीधा सीधा उदाहरण आप आज के दिन भी होते हुए देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी बेवकूफी दिखाता है। राइट विंग ट्रोल्स समय रैना को मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसी चीज से आपको पता चल जाना चाहिए कि समाज में गालियों को किस तरीके से देखा जाता है। गुस्से में गाली देना ठीक है, दोस्तों के बीच गाली देना ठीक है, लेकिन एक बैरियर सा बना हुआ है कि माँ बाप के आगे, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, ओपनली नहीं देनी। फिर स्कूल के क्लासरूम में आखिरी बेंच पर बैठा हुआ कोई लड़का मुंह नीचे करके जोर से गाली दे दे, जो सभी लोग सुन ले, तो वो लड़का हीरो बन जाता है अपनी क्लास में। बहुत ही डैंक और कूल। कोई लड़का गाली वाली टी शर्ट पहन लेता है तो उसे लगता है कि बहुत ही डैंक काम कर डाला मैंने। हनी सिंह का गाना आता है पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, कान में दम है तो बंद करवा लो। इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हा हा हा। जब बादशाह का गाना आता है आजा बेबी आजा गाना बजा दूं, तो उनको मजा आता है कि अरे भाई वो कुछ और बजाने की बात कर रहा था, खी 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 खी। फिर कोई कहता है कि हनी सिंह और बादशाह की ऐसी तैसी, ये तो डबल मीनिंग में गाली देते हैं, हम तो सीधे बोलेंगे। और ऐसे क्रिंज गाने के 4.5 करोड़ व्यूज आ जाते हैं। बेसिकली ये वही रिप्रेस्ड लोग हैं जिन्हें हनी सिंह के गाने पसंद आते हैं, जिन्हें एल्विश भाई पसंद आते हैं और जिन्हें इस तरीके की डैंक कॉमेडी पसंद आती है। इन्हें चोली के पीछे क्या है गाने पर नाचने में मजा आता है। पूनम पांडे को ये फॉलो करते हैं, भद्दे गाने सुनते हैं, तो फिर कॉमेडी में गालियां आने पर ऐसे रिप्रेस्ड समाज को मजा आएगा ही। अभी एक रीसेंट फिल्म मिसेज में दिखाया गया कि पति पत्नी संभोग कर रहे हैं, लेकिन पत्नी अपने पति के आगे प्लेजर की बात नहीं कर सकती। क्यों? ये होता है रिप्रेशन। जिनका दिमाग 24 घंटे वल्गर ख्यालों से भरा होता है, जो सिनेमा हॉल में न्यूडिटी वाली फिल्में देखने जाते हैं। अगर आप इनसे सीरियसली बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर तो ये ऑकवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब टीनेजर्स छुप छुप कर पॉर्न के जरिए शारीरिक संबंधों के बारे में जानेंगे तो उनका नजरिया उसको लेकर खी 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 करने वाला ही होगा, गिल्ट और ऑकवर्डनेस से भरा। ज्यादातर स्कूलों में बायोलॉजी टीचर्स की हिम्मत तो हुई नहीं कि क्लास में खुलकर सेक्स एजुकेशन की बात करें। ऊपर से अगर कोई फिल्म आई ओ माय गॉड 2 जैसी, तो टीनेजर्स के लिए बनाई गई इस फिल्म को CBFC द्वारा एडल्ट रेटिंग दे दी जाती है। इसलिए दिमाग में वो रिप्रेशन बना रहता है। और इंडियाज गॉट लेटेंट वाली डैंक कॉमेडी इसी रिप्रेशन को अपीस कर रही थी। समय जानता था कि रिप्रेस्ड लोगों के आगे अगर मैं गालियां दूंगा तो वो तालियां बजाएंगे। कुछ आलसी फिल्म मेकर्स और हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये चीज सबको पता है। इसलिए देश की कई इंडस्ट्रीज में गालियां देने का एक कॉम्पिटिशन सा चला हुआ है। कोई समाज में इस गलत माइंडसेट को बदलना नहीं चाहता, हर कोई उसे अपीस करना चाहता है अपने फायदे के लिए। पॉलिटिशियंस यही कर रहे हैं, मीडिया वाले यही कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स यही कर रहे हैं और ढेर सारे यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस भी यही कर रहे हैं। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दें। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत है। उसके अलावा क्या हमने देश का ठेका उठा रखा है? फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो हैं। मीडिया वाले और पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी। जब तक रणवीर अलाबादिया सरकारी पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले रहा था, उन्हें प्रमोट कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था। सरकार को भी मजा आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उसे क्रिएटर का अवार्ड दे रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कंट्रोवर्सी यहां पर हुई, लोगों का गुस्सा रणवीर के खिलाफ आया,
पॉलिटिशियंस को लगा अब इसके खिलाफ जाने में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो इसलिए आज ये हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था, लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। मैं भी समय रैना के शो पर चेस खेलने गया था, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी अछूत नहीं था। मुझे किसी सही चीज के लिए दोबारा बुलाया जाए, जैसे चेस खेलने के लिए या किसी ढंग के कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। रणवीर के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया, कई इवेंट्स में मिलना भी हुआ, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इनके कंटेंट को क्रिटिसाइज करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। जहां मुझे लगता है इन्होंने गलत किया है वो बोलना बनता है। सरकार भी ये चीज जानती थी। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने ढेरों पॉडकास्ट में गलत चीजों को प्रमोट किया है। If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilet seat. एक टॉयलेट सीट के चारों तरफ नीले रंग की टेप लगा दो। ईस्ट में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो, और वेस्ट में है तो व्हाइट लगा दो। हो गया सोल्यूशन, कोई तोड़फोड़ नहीं है। लेकिन अब हंसी आती है देखकर कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग रणवीर को कहते हैं कि रणवीर हिंदुइज्म को कमोडिफाई कर रहा है। And he has presented Hinduism in a way that he feels is sellable. क्यों अर्नब गोस्वामी, तुम्हारे गोदी मीडिया चैनल्स ने भी तो यही किया है कितने सालों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्नब तुम्हें इस बात से जलन है, जिस रिग्रेसिव माइंडसेट को अपीस करके तुम टीआरपी बटोरते थे, उसी रिग्रेसिव माइंडसेट को अपीस करके रणवीर व्यूज बटोर रहा है। कुछ लोग इस कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया से सवाल कर रहे हैं, क्या मीडिया के पास और कोई असली मुद्दा नहीं बचा जिसके बारे में वो बात कर सके? क्या यही एक मुद्दा रह गया है? मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार कब इस मीडिया ने जनता के मुद्दे उठाए थे? कभी ये बिग बॉस का अपडेट दे रहे थे, तो कभी आईआईटी बाबा का प्रोग्राम चला रखा था। लेकिन जरा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में बाबा नजर आ रहे हैं। उससे पहले अभिनव बाबा की तहकीकात बिठाई हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आखिर कब इन्होंने हसदेव निकोबार जंगल के ऊपर खतरे की बात करी है? कब इन्होंने आदिवासियों या दलितों के मुद्दे उठाए हैं? कितने मीडिया चैनल हैं जो किसान नेता जगजीत सिंह के आमरण अनशन और उनकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं? शायद ये खबर भी आपने सुनी ना हो। मणिपुर इतनी खराब हालत में है, 2 साल हो गए हैं इस बात को। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी उठी उसी दिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। अच्छा, टॉपिक से अब हम थोड़ा भटक रहे हैं, यहाँ पर असली मुद्दे पर वापस आए, जो भद्दी और गाली गलौज वाली कॉमेडी है। क्या है सोल्यूशन यहाँ पर? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली इस सबको बैन कर दो उठाकर। सरकार को यहाँ नकेल कसनी चाहिए, लेकिन मेरी राय में ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। अपने ही देश का उदाहरण देख लो, बैंडिट क्वीन, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, उड़ता पंजाब, 5, इंडियाज डॉटर, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, इन सारी मीनिंगफुल और सेंसिटिव फिल्मों को सेंसरशिप से उलझना पड़ा है। जबकि वल्गर फिल्में जैसे कि क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, नशा, हेट स्टोरी, ये आसानी से पास हो जाती है। शहादत हसन मंटो पर केस चलाए गए उनकी सोशली कॉन्शियस कहानियों की वजह से। वो कहानियां जो समाज को आईना दिखाती हैं, झकझोर देती हैं, उन्हें अश्लील कहकर रोकने की कोशिश की गई, जबकि मस्त राम जैसी सेमी पॉर्न कहानियां आसानी से गलियों में बिकती रही। इसलिए सेंसरशिप एक इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट को ही देखिए, वो तो अभी इस जोक पर बवाल हो गया, लेकिन इससे पहले डार्क, डैंक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड क्रिंज फेस्ट तो इतने टाइम से चल ही रहा था। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि व्यूज और पैसे की होड़ में बहुत से लोगों का जमीर मर चुका होता है। ऐसे में दूसरों लोगों द्वारा कॉल आउट किया जाना एक बेहतरीन तरीका है, जो लीगल है, डेमोक्रेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉल आउट करने वालों को भी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये होना भी चाहिए। पिछले एक वीडियो में मैंने बॉयकॉट कॉल्स का भी समर्थन किया था और अब भी करता हूँ। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपने विरोध को दर्शाने का, यानी कि लोग प्रोएक्टिवली बोले किसी चीज के खिलाफ, बॉयकॉट करने की मांग उठाए, लेकिन बैन नहीं। बॉयकॉट और बैन में बहुत बड़ा फर्क है। बॉयकॉट में आप सिर्फ अपनी तरफ से उस चीज को देखना बंद कर रहे हो और अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को कह रहे हो कि वो भी ये कर दे, लेकिन बैन का मतलब है कि कोई भी उस चीज को ना देख पाए। कोई भी बॉयकॉट की मांग बैन में नहीं बदलनी चाहिए। और एक और चीज यहाँ पर कहनी बनती है कि किसी को कॉल आउट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें गंदी गालियां देने लग जाओ, डेथ थ्रेट्स देने लग जाओ। यही चीज बहुत से लोग आज कर रहे हैं रणवीर और समय के खिलाफ। कोई उन्हें फांसी चढ़ाने की बात करता है तो कोई उन्हें सीधे तौर पर धमकी देता है। तत्काल
इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है, विजिलेंटीज द्वारा स्टेज पर चढ़कर किसी कॉमेडियन का गला पकड़ लेना, डीएम में गालियां देना या थ्रेट्स देना, थिएटर में तोड़फोड़ कर देना। ये सारी चीजें सीधे तौर पर गलत हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। इनफैक्ट हमारी सरकार और पुलिस के लिए ये बहुत बेइज्जती वाली बात है कि क्या हो रहा है आज देश में। आखिर कितना बड़ा गुनाह किया है रणवीर और समय ने? क्या उन्हें डेथ थ्रेट्स देना, उन्हें मारने की धमकी देना उससे बड़ा गुनाह नहीं है क्या? कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि देश में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। सरकार रैंडमली जिसे चाहे उसे टारगेट करती है, उसके पीछे पड़ जाती है। खुद ही सोचकर देखो, क्या अश्लील जोक्स मारना बड़ा गुनाह है या फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है? सरकार की मर्जी हो तो रेपिस्ट को भी माफी दे दी जाती है, मालाएं चढ़ाई जाती हैं रेपिस्ट को। इलेक्शन से पहले रेपिस्ट जेल से बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने के लिए। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। क्या मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पर देश की जनता को? यहाँ मजेदार बात यह है कि समय रैना को लेफ्ट से कैंसिल होने का डर सताता था। उसने 2022 में एक ट्वीट किया था, लेफ्ट विंग से कैंसिल होने का डर वो वजह है जिसके चलते इंडियन कॉमेडी सीन में एंड्रयू, जिमी, डेव, रिकी जैसे कॉमिक्स नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ इसे बदलने के लिए। असल में उसने अबॉर्शन को लेकर एक जोक किया था, लोगों ने कमेंट्स में उसे क्रिटिसाइज किया तो उसने लोगों को माँ की गाली दी। द क्विंट एंड फर्स्ट पोस्ट जैसे मीडिया पोर्टल्स ने उस पर आर्टिकल लिखे तो एक पॉडकास्ट में उसने इनका मजाक उड़ाया। आर्टिकल आ गए, ये क्विंट विंट पिंट, तो मैं उससे सीख लिया कुछ। तो मैंने ये सीखा कि भाई बोलना किसी को। लेकिन उम्मीद है कि अब समय को समझ आ गया होगा कि लेफ्ट विंग का कॉल आउट करना, आर्टिकल लिखना बेहतर है या राइट विंग के द्वारा सीधा पुलिस इनकाउंटर किए जाने की सिफारिश। एक आखिरी सवाल यहां पर मैं और आंसर करना चाहूंगा, जो शायद आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा हो। जो भी अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये कॉमेडी नहीं करनी, किसी के मोटे होने का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के गंजे होने का मजाक नहीं उड़ाना, औरतों पर मजाक नहीं बनाना, डिसेबिलिटी का मजाक नहीं बनाना, तो आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि आखिर कॉमेडी फिर किस पर की जाए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी सिंपल सी डिस्टिंक्शन होती है कॉमेडी में पंचिंग अप और पंचिंग डाउन के बीच में। अब कॉमेडी करते वक्त किस चीज का मजाक बना रहे हो? जो लोग आपसे नीचे हैं उन्हें और नीचे दबा रहे हो, या फिर जो आपसे पावरफुल लोग हैं ऊपर की तरफ, जो सोशल नॉर्म्स बने बनाए हैं एक समाज में, उनका मजाक बनाते हो, उन्हें क्रिटिसाइज करते हो? क्योंकि टैलेंट हो तो गौरव कपूर जैसे कॉमेडियंस ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी जैसे टॉपिक पर बेहतरीन कॉमेडी कर सकते हैं। टैलेंट हो तो अभिषेक उपमन्यु जैसे कॉमेडियंस हेल्थ, एंजाइटी, प्रिविलेज, ब्लाइंडनेस, कॉलेज की रट्टा, एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर भी कॉमेडी कर सकते हैं। ये मणिक मेहना का टैलेंट ही तो है जो उन्होंने रजत दलाल टाइप के कैरेक्टर बॉबी कटारिया को मॉक करते हुए कॉमेडी कर दी। इंडियन पुलिस की इनएफिशिएंसीज पर सैटारिकल कॉमेडी सेट बना दी। कुणाल कामरा पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं, लेकिन उसके लिए जिगर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। कुणाल के खिलाफ जितनी एफआईआर्स, डेथ थ्रेट्स, फ्लाइट्स के द्वारा बैन किया जाना, शोज का कैंसिल किया जाना हुआ है, शायद ही किसी और कॉमेडियन के साथ हुआ है। और वैसे गालियां तो कुणाल कामरा, अभिषेक उपमन्यु, गौरव कपूर, मणिक मेहना भी देते हैं, लेकिन फर्क यह है कि जहां कुछ लोगों की कॉमेडी में केवल गालियां होती हैं, यहाँ गालियों के अलावा कॉमेडी भी होती है। और यहाँ पर वैसे मैं इन कॉमेडियन से अपील भी करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी कॉमेडी से गालियों को बाहर कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने काफी समझाने की कोशिश की है कि गालियों का क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है समाज पर, और ये बात सिर्फ कॉमेडियंस के लिए नहीं बल्कि एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और बाकी यूट्यूबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अपना कंटेंट बिना गालियों और बिना वल्गैरिटी के बनाइए। ये करना कोई मुश्किल नहीं है। स्ले पॉइंट जैसे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो कॉमेडी करते हैं बिना गालियां दिए। ऐसे कई कॉमेडियंस भी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर दीपक गर्ग और हसलिंग रजन की रील्स देख लीजिए। किसी वीडियो में टॉक्सिक मेल ईगो का मजाक उड़ाया जाता है, या एक रील में स्मोकर्स के हेवी एडिक्शन का मजाक उड़ाया जाता है। किसी वीडियो में सैड फिशिंग का मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी लोगों की सैडिस्टिक आदत का मजाक उड़ाया जाता है। कॉमेडी के टॉपिक्स की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये चॉइस हमेशा कॉमेडियन के पास होती है कि तुम क्लासिस्ट जोक मारोगे या किसी के क्लासिस्ट होने का मजाक उड़ाओगे, तुम कास्टिस्ट जोक मारोगे या तुम कास्टिज्म का मजाक उड़ाओगे, तुम पंच डाउन करोगे या पंच अप करोगे। मैं चाहता हूं कि सभी क्रिएटर्स अपने कंटेंट को लेकर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और सोचें उनके कंटेंट का समाज पर और देश पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं है बल्कि आपकी भी है एज एन ऑडियंस। आप भी अपना कंटेंट ध्यान से चुनें। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है, अपने दिमाग की इज्जत करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे इस गालियों के टॉपिक पर और डिटेल में बात करी जा सकती है, साइंटिफिक
साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं। अगर आप और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। अभी के लिए यूट्यूबर कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और थोड़ी सी चर्चा और इसकी मैंने एनिमल वाले वीडियो में करी थी, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।